तो सभी दर्शकों का और गीत चतुर्वेदी जी का बहुत बहुत स्वागत है दालान के इस मंच पर। और हम जी, एकांतोत्सव में बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध कवि और लेखक गीत जी से। इनको परिचय की क्या ही आवश्यकता है, उनकी कविता ही उनका जी, परिचय है। उनकी 3 कविता संग्रह, 2 कथा संग्रह और कई सारे निबंध प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने जी, पश्चिमी व बाकी अन्य कई विश्व भाषाओं के सुप्रसिद्ध कवियों को हिंदी के पाठकों से मिलवाया है। उसके लिए भी हम सभी गीत के बहुत आभारी हैं। तो गीत से मेरा पहला सवाल है कि उनका नाम ही इतना काव्यात्मक है, तो इस सुंदर नाम की कहानी वे हमें बताएं और इसके साथ साथ वे हमें बताएं कि गीत से गीत तक पहुंचने की, कविता तक पहुंचने की शुरुआती यात्रा क्या थी। बहुत शुक्रिया प्रदीपिका आपका और तालान साहित्यिका की बहुत बहुत आभार यहाँ पर इस तरह से बातचीत के लिए। ये एक सवाल ऐसा है जो एक उम्र के बाद मेरे सामने भी आया था, तो मैंने अपने पिताजी से पूछा कि मेरा नाम किसने रखा। तो उन्होंने कहा मैंने रखा था। दरअसल मेरे पैदा होने से पहले ही, मेरे जन्म लेने से पहले ही उन्होंने मेरा नाम सोच लिया। सुंदर। क्योंकि क्योंकि मुझे ये याद है, उन्होंने मुझे दिखाया था कि जिस दिन मैं पैदा हुआ था 27 नवंबर 1977 को, उस दिन की डायरी में उन्होंने लिखा था कि आज हमें गीत मिला। आपके परिवार का तो गीत से जुड़ाव बहुत पुराना है। हाँ, वो गीत संगीत साहित्य इनके साथ उनका जुड़ाव था। मेरे पिताजी खुद भी इन सब चीजों से जुड़े हुए थे। अच्छा संगीत बजाते थे वो। तो पहले से ही उन्होंने ये नाम सोच रखा था। हालांकि ये जरूर नहीं सोचा होगा कि ये कवि। बाद में साहित्य से या कविता से इन सब चीजों से जुड़ जाएगा। जी। धीरे 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 धीरे, चूंकि घर में ही एक माहौल था किताबों के साथ। हमारे घर में एक अच्छी खासी लाइब्रेरी थी और मेरे बड़े भाई बहन जो है वो पढ़ने के बहुत शौकीन थे। वो लोग हमेशा पढ़ा करते थे और मैं उन्हें देख के ललचाया करता था। और वो बहुत अलग अलग किस्म की चीजें पढ़ते थे, साहित्य भी पढ़ते थे, लेकिन वो दोनों जो है वो जासूसी उपन्यासों या जासूसी कॉमिक्स इस तरह की चीजों में बहुत दिलचस्पी लेते थे। मेरा भी बड़ा मन करता था कि मैं भी पढूं इसे, तो मुझे रोक देते थे कि नहीं तुम जासूसी नहीं पढ़ो। मैंने एक दिन बहुत जिद कर ली, 9 या 10 साल का था, कि मुझे भी ऐसी मोटी मोटी किताबें पढ़नी है। मैं कॉमिक्स वगैरह पढ़ के उब चुका हूँ, मुझे मोटी किताबें। तो उन्होंने मुझे प्रेमचंद की किताब पकड़ा थी, मानसरोवर का कोई एक खंड था, और मुझसे कहा, मुझे अब भी वो डायलॉग उनका याद है कि तू अच्छा बच्चा है, प्रेमचंद पढ़ा। अच्छे बच्चे प्रेमचंद प्रेमचंद पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। ये सब किताबें नहीं पढ़। तो मैं अच्छा बच्चा बन गया, प्रेमचंद पढ़ने लगा। और धीरे 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 प्रेमचंद जो है उसने आगे साहित्य की और दूसरी किताबों में मेरी दिलचस्पी बढ़ाई। अ, गीत, आप हमें उस हाँ, हाँ। आलाप के बारे में बताइए जिसमें आपने गिरह पड़ती महसूस की। आलाप में गिरह एक, ये कविता भी जो है ना बहुत बाद में लिखी। ये कविता भी बहुत पहले लिखी गई थी। ये आप उन्नीस इस सौ कविता के सत्तानवे साथ ही क्यों अट्ठानवे ना इसके बारे में बात करें। ठीक है, ठीक है, पहले मैं ये कविता पढ़ता हूँ। जी। और इस- जब 2010 में मेरी पहली किताब आई कविता की, तो मैंने उसका नाम आलाप में गिरह रखा। तो उसके पीछे भी एक छोटी सी मेरी पर्सनल फिलॉसफी थी। पहले कविता सुनते हैं, फिर आलाप की बात करते जी। हैं। आलाप में गिरह, जाने कितनी बार टूटी लय, जाने कितनी बार जोड़े सुर, हर आलाप में गिरह पड़ी। कभी दौड़ पड़े तो थकान नहीं, और कभी बैठे बैठे ही ठहर गए। मुकाबले में इस तरह उतरे कि अगले को दया आ गई और उसने खुद को खारिज कर लिया। थोड़ी सी हंसी चुराई, सबने कहा छोड़ो भी, और हमने छोड़ दिया।
छोटी सी ये कविता दरअसल 1997 में लिखी गई थी, जब मैं 20 साल का था। और लिखने पढ़ने की मेरी यात्रा जो है बहुत रुक रुक के होती रही। 17 साल की उम्र में मेरी पहली कविता छपी, और वो जी, भी अच्छी जगह छपी, जनसत्ता, उसमें मैं मुंबई से निकलता था, उसमें छपी। और तुरंत ही हिंदी साहित्य की जो बड़ी पत्रिकाएं थी, जैसे समकालीन भारतीय साहित्य, पहल, मेरी तीसरी कविता जो, मतलब तीसरा सेट कविताओं का, वो पहल में छपा था। तो ये तुरंत शुरुआत हो गई थी मेरी अच्छी खासी। लेकिन फिर एक बाधा आई। फिर मैंने खुद को नए तरीके से खोजा। फिर 22 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मुझे 22 की उम्र तक मुझे पहुंचते पहुंचते ये लगा कि जो भी कुछ मैंने लिखा पढ़ा है ये किसी काम का है नहीं। जैसा लिखा जा रहा है मैं ठीक वैसा ही लिख रहा हूँ, उससे बिल्कुल कहीं अलग नहीं। गीत एक और लंबा एक ब्रेक। एक हाँ हमें हाँ। सुझाव आ रहा है, मैं सॉरी माफी चाहूंगी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। हमें एक सुझाव आ रहा है कि आप अपने फोन को तुरंत फ्लाइट मोड में डालने के बाद वापस नॉर्मल मोड में डालेंगे तो शायद आपका वीडियो रिज्यूम हो जाएगा और लोग आपको देख भी सकेंगे। फ्लाइट मोड में डाल करके तुरंत और हटा फिर दीजिए, नॉर्मल। हाँ हाँ, एक बार करके देख लेते हैं। बिल्कुल टोटके की तरह लग रहा है। क्या पता काम आ जाए। देखिए, आप एक बार ऐसा कर चुके तो मुझे बता दें। मैंने कर लिया ऐसा। वीडियो चला मेरा। आ, अभी तो नहीं। आवाज आ आवाज तो मैं आवाज बिल्कुल आ रही आपकी, है। जी जी जी, गीत आपकी आवाज मुझे आ रही है। आ, मुझे लगता है पर आज इसी तरह से आज बात मेरा होगी। रेडियो आज मेरा रेडियो रेडियो सेशन। दिवस है। जी, और हमारा भी। अ, तो दरअसल मैं आप कहा जिस था। ब्रेक के बारे में बात कर रहे थे, मैंने उस पर एक सवाल सोचा था। तो इससे पहले कि इस बारे में आप हमें थोड़ा और विस्तार से बताएं, मैं वो सवाल आपके सामने रख देती हूँ। तो हम्म। मैंने सुना एक इंटरव्यू में आपको बताते हुए कि कविता लिखने और दोबारा लिखने के बीच में एक लंबा वर्षों, काफी वर्ष लंबा अंतराल आपने लिया, और इस अंतराल में आप विश्व साहित्य की यात्रा पर निकले। तो इस यात्रा के बारे में भी मैं बिल्कुल चाहती थी कि मैं भी जानूं और हमारे दर्शक भी जाने कि इसके क्या पड़ाव थे, किन किन रोमांचक उतार चढ़ावों में आप को आपने महसूस किया। तो प्लीज हाँ, बताएं। बिल्कुल। मैं करीबन उसी जगह पे था कि 22 की उम्र के आसपास, 22 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मेरी बहुत सारी कविताएं छप गई थी। और मेरे बहुत सारे करीबी, मेरे सीनियर्स मुझको ये सुझाव दे रहे थे कि अब तुम्हें अपना कविता संग्रह निकालना। लेकिन मैं उन कविताओं से कहीं से भी खुश नहीं था। मुझे लगता था कि जो चीजें लिखी जा रही हैं ये लगभग उसी तरह की चीजें हैं, उनसे कुछ भी अलग नहीं है। या तो वैसी ही है या उनसे भी कमतर है, पता नहीं। लेकिन मुझे एक खास किस्म का असंतोष अपने पूरे लेखन को लेकर के मेरे भीतर पैदा हो चुका था। तो एक ही रास्ता मुझे सूझा इस असंतोष से बाहर निकलने के लिए, कि मैं दुनिया के तमाम अच्छे साहित्य को जानूं। मैं अच्छा लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ, ये जानने के लिए पहले मुझे अच्छाई की जितनी कसौटियां हैं अपने लिए वो जाननी हूँ। तो मैंने कोशिश की कि मैं जापान से लेकर के अमेरिका तक, नॉर्वे से लेकर के दक्षिण अफ्रीका तक के जितने भी महान लेखक हुए हैं, जितनी महान किताबें हुई, मैं उन सबको पढ़ूं अपनी मानवीय सीमाओं के भीतर। मानवीय सीमाओं के भीतर मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि ये आप भी जानेंगी, सभी जानेंगे कि सारी किताबों को पढ़ पाना आपके लिए संभव नहीं होता है, पूरा जीवन कम पड़ जाता है। तो बिल्कुल। अपनी सीमाओं के भीतर जो श्रेष्ठ साहित्य है, जो प्रमाणित रूप से श्रेष्ठ साहित्य है, उसके पास जाऊं, उसको जानूं, उसके लेखकों को, वे क्यों अच्छे हैं, ऐसे कौन से गुण हैं जो एक रचना को अच्छा बनाते हैं, और वे कौन से गुण हैं जिन्हें जिन्हें अगर अपने भीतर बचाए रखा जाए तो हमारी रचना खराब बन जाती है। क्या इन चीजों की पड़ताल की जा सकती है? इसी जांच या इसी खोज के क्रम में मैं दुनिया के तमाम भाषाओं के, दुनिया के तमाम परंपराओं के साहित्य के पास गया, गुर्बत से उनके साथ एक एक संगत की, और पाया कि कुछ चीजें जो हैं वो हम उनसे सीख सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे भीतर पहले से चली आ रही हैं। देखिए,
हर भाषा के साथ कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ चीजें, कुछ गुण ऐसे होते हैं भाषाओं के भीतर, संस्कृतियों के भीतर, जिनको अगर आप अपने भीतर से ना हटाएं तो एक कलात्मक दोष के रूप में वो विकसित हो जाती है। तो ऐसे कौन से गुण हमारी भाषा, हमारी संस्कृति में है, हमारी लेखन संस्कृति में है, जिन्हें अनलर्न किया जा सकता है? ये दोनों चीजें जानने के लिए मैंने पूरा 6 साल का वो समय लगाया। उस 6 साल में मैंने लिखा ही नहीं। मैं लिखता था लेकिन डायरी लिखता था, मतलब डायरी में नोट्स लेता था, बड़े लेखकों को, महान लेखकों को पढ़ के, उनकी रचनाओं को पढ़ के, बिल्कुल एक छात्र की तरह कि ये चीज क्यों अच्छी है और ये चीज क्यों बुरी है। मैं एक स्वार्थी छात्र की तरह पढ़ता था कि इसमें से कौन सी चीजें मेरे काम की हो सकती हैं, कौन सी चीजें बिल्कुल मेरे काम की नहीं है। उनकी मैं बाकायदा अलग अलग पन्नों पर डूज एंड डू नॉट्स की लिस्ट बनाता था पूरा। 6 साल तक इस तरह गुजरने के बाद मैंने फिर से लिखना शुरू क्या हम उन किया, और डायरीज तब को, मैंने, नोट्स को कहीं पढ़ सकते हैं गीत? वो बेहद निजी नोट्स हैं, बेहद पर्सनल नोट्स हैं, मैंने आज तक किसी को नहीं पढ़ाए हैं वो। लेकिन शायद आगे कभी अगर ऐसा कुछ रहा तो मैं जरूर उनको बाहर निकालूंगा। वो जरूर। एक, ऐसा कहें कि एक लॉग लॉग बुक की तरह है वो, और ऐसी चलताऊ हैंड राइटिंग में लिखी हुई है कि अब जब मैं कभी उसे पलट के देखता हूँ तो कुछ एक पंक्तियों पर मुझे सोचना पड़ता है कि एग्जैक्टली लिखा क्या था मैंने यहाँ बिल्कुल। पर। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब उसके बाद मैंने फिर ये 2006 में दोबारा मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने पाया कि मैं एक अलग लेखक हूँ। मेरी सोच बदल चुकी है, शब्दों के साथ मेरा व्यवहार बदल चुका है। जैसे हम 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं, समय का ये 6 साल का गर्भ, मैं समय के 6 साल के गर्भ में रहा हूँ और एक विकसित भ्रूण की तरह बाहर निकला हूँ मैं। मैंने अलग किस्म की चीजें लिखी, और किताब छापूं या नहीं छापूं ये फैसला मैंने उसके बाद किया। तब मैंने अपनी एक पुरानी कविता जो 1997 की कई बार ऐसा होता है प्रतीतिका कि आप हम जब कविताएं लिखते हैं तो एक किस्म की अपने ही बारे में प्रोफेसी करते चलते हैं। हमने 1997 में एक कविता ऐसी लिखी जिसका 1997 के जीवन के साथ कोई मतलब नहीं था, कोई अर्थ नहीं था, लेकिन जब 2007 के जीवन के साथ उसको रख करके पढ़ते हैं तो उसके नए अर्थ खुलने लगते हैं। तो बिल्कुल। मेरे लिखने की यात्रा इतनी टूटी फूटी रही उस पूरे दौर में कि मैंने अपनी किताब का शीर्षक दिया आलाप में गिरह। आलाप जो है एक लंबा लिया जाता है, कंटिन्यू लिया जाता है, और गिरह का मतलब होता है गांठ बांधना। तो मैं ये कहना चाहता था कि मैं एक ऐसी आलाप ले रहा हूँ जिसमें मैंने बहुत सारी गांठें बांधी हैं। वो नेचुरली लंबी नहीं है, वो दीर्घ नहीं है, मैं गांठ बांध बांध करके, मेरी एक क्षुद्रता है कि मैं उसे गांठ बांध बांध करके उसे एक आकार दे रहा हूँ। बहुत एक कवि सुंदर। का रचना कर्म, एक कवि का रचना कर्म, एक कवि की यात्रा उसकी इसी क्षुद्रता से मोटिवेट होती है। इसी से जुड़ा एक सवाल गीत मैं आपके सामने रखूंगी कि हम सभी मानते हैं कि कविता एक बहुत ही निजी अभिव्यक्ति है। हम सबसे हम्म, पहले शायद उसे अपने लिए लिखते हैं और बाद में पाठकों के सामने उसे रख पाते हैं। तो हम्म, क्या कभी आप इस उलझन में पड़ते हैं कि निजी अभिव्यक्ति के समय में आप मैं को उस कविता में कितना स्थान देंगे? आपने लिखा भी है कि जब भी मैं होता हूँ, न्यूनतम मैं होता हूँ। तो हम्म, हमें इस न्यूनतम मैं के बारे में कुछ बताएं। इस बात से तो बिल्कुल कहीं से इनकार नहीं किया जा सकता कि कविताएं निजी अभिव्यक्ति हो, वो एक निजी हृदय पर बीती हुई चीजें होती हैं, निजी दिमाग में आई हुई अनुभूतियां, निजी दिल में आई हुई अनुभूतियां होती। लेकिन निजी होने के बाद भी सब कुछ निजी नहीं रह जाता। वह मेरी निजता और आपकी निजता के बीच एक पुल बनाता है, और पुल निजी नहीं हो। मेरा हृदय निजी है, आपका हृदय निजी है, लेकिन दोनों के बीच में जो पुल बन रहा है वो एक सार्वजनिक स्पेस है। तो बिल्कुल। कविताएं दरअसल हमारे निजी को सार्वजनीन बनाती हैं। तो इसलिए कवियों के ऊपर एक बहुत जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि निजी जीवन में, हृदय के निजी कोनों में बहुत सारे अंधियारे भी होते हैं। तो हम उन अंधियारों को कितना प्रकट करें,
इसकी एक जिम्मेदारी एक कवि के ऊपर इस होती पर है। भी एक सवाल मैंने मेरा रखा मैं है। प्लीज पहले आप मैं के मेरा बारे में हमें बताएं। हाँ हाँ, मेरा मैं एक बहुत जिम्मेदार मैं होना चाहिए। वह न्यूनतम भी होना चाहिए, और एक जिम्मेदार मैं इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि जब वो कविता के भीतर आ करके सार्वजनिक होता है, तब वह निजी मैं नहीं रह जाता। वो आपका भी मैं होता है, जो उसे पढ़ रहा है उस हर उस व्यक्ति का मैं होता है। तो ये एक जिम्मेदार मैं कविता के भीतर आना चाहिए। आत्म, जिसे मैं हमेशा आत्म और परात्म दो तरह से कहता हूँ, सेल्फ एंड द अदर। तो आत्म जो है वो जितना न्यून होगा, उतना ज्यादा आप परात्म के साथ जुड़ कनेक्ट हो सकेंगे। पाए। और जितना आप परात्म के साथ कनेक्ट होंगे, उतना ज्यादा आप अपने आत्म को, अपने सेल्फ को जान पाए। तो क्या इस न्यूनतम मैं को जानने की कोई कसौटी है? कसौटी बहुत मोटे मोटे तौर पर नहीं होती है, क्योंकि ये सारी चीजें, ये सारी बातें, अनुभूतियां अमूर्त होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। ये हम इन्हें महसूस कर सकते हैं, इनकी सांद्रताओं को महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनकी भौतिक कसौटियों को कभी नहीं जान सकते। क्योंकि मैं बहुत ऑनेस्टली इसे कहूं कि मैं भले अपनी कविता में कह दूं न्यूनतम मैं हूं मैं, किंतु क्या वो आपको भी महसूस हो रहा है कि ये न्यूनतम है? मैं तो कह रहा हूं कि मैं न्यूनतम हूं, लेकिन आप यह भी आक्षेप लगा सकते हैं कि भैया तुम अधिकतम हो, तुम अपनी तरफ से न्यूनतम बोल रहे हो लेकिन तुम तो अधिकतम। यानी इसकी कोई वैश्विक कसौटी नहीं होती है, ये अनुभूति के स्तर पे होती है। एक व्यक्ति को लग सकता है कि ये अधिकतम है, चार दूसरों को लग सकता है कि नहीं ये अधिकतम नहीं, ये सच में न्यूनतम। तो ये चूंकि हमारे हृदय की, हमारी बुद्धि की, हमारी समझ की सीमाएं व्यक्तियों के हिसाब से बदलती रहती हैं, इसलिए कविता और साहित्य को लेकर के कोई एक मान्य कसौटी, कोई एक यूनिवर्सल रूल कभी नहीं बन सकता है। बहुत सुंदरता से और बहुत स्पष्टता से आपने इसको समझाया है। शुक्रिया गीत। आपके लिए एक अगला सवाल मेरे पास है कि कविता, जिसे आप आध्यात्म भी कहते हैं, कई बार निर्णायक होने लगती है। कई बार कवि एक निर्णय तक पहुंचता है और वो निर्णय उसकी कविता में उद्घोषित होने लगता है। तो और जैसा कि हम जानते हैं कि निर्णय देने वालों पर दिशा देने का भार भी होता है। तो इस भार के साथ कवि कैसे न्याय करता है? आप कैसे न्याय करते हैं? कवि हैं तो आपको कोई और अतिरिक्त भार लेने की आवश्यकता ही नहीं। कविता अपने आप में इतना भार होती है, कविता अपने आप में इतना बड़ा दबाव है कि आपको कविता के अतिरिक्त किसी और दबाव की आवश्यकता नहीं होती है। मैं इस जैसे बात को बस मैं बीच में कुछ जोड़ूंगी, जैसे आपकी दो पंक्तियां ही मैं पढ़ूंगी। एक आपकी एक बेहद प्रसिद्ध कविता की ही दो पंक्तियां हैं, मैंने लिखी थी। असंबद्ध से दुख के लिए हमेशा तर्क तलाशना एक खराब किस्म की कठोरता है। तो एक तरीके जी से हाँ, इसे हम निर्णय की तरह देखते हैं कि हमने इसे एक निर्णय की तरह देखा। तो इस तरह के, मैं इन निर्णयों की बात कर रही थी, और उससे उन्हें देते समय आप किसी तरह का भार महसूस करते हैं, या कैसे आप न्याय करते हैं इस भार के साथ? नहीं, मैं इसे निर्णय की तरह नहीं देख पाता हूँ, मैं इसे एक अनुभूति की तरह देख पाता हूँ। दुख के लिए हमेशा तर्क तलाशना एक खराब किस्म की कठोरता है। एक जगह किसी ने मुझसे पूछा तो अच्छी किस्म की कठोरता भी होती है क्या? मैंने कहा हाँ, अच्छी किस्म की कठोरता भी होती है। जब मम्मी आपको बोलती है कि रात को सोने से पहले दूध पिया करो, हल्दी डाल के पिया करो, और आप नहीं पीते हो, मम्मी डांटती है आपको, तो वो एक अच्छी किस्म की कठोरता है। लेकिन एक खराब किस्म की भी कठोरता होती है। तो जब हम खराब किस्म की कठोरता के बारे में कह रहे हैं, तो वो निर्णय से ज्यादा कहीं न कहीं अनुभूति। अनुभूति के स्तर पर पहुंचती है। निर्णय से मैंने कुछ शायद अलग चीजें समझी। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल, शायद कविता में हाँ। मैंने शायद कुछ अलग समझा, लेकिन और उस पर भी मैं कहता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा निर्णयात्मक होने को अपने लिए निजी तौर पर अपने लिए बहुत स्वीकार्य नहीं मान पाता, क्योंकि
कविताएं जो दरअसल मैं ऐसा सोचता हूँ कि कविताएं दरअसल आपके सामने एक एक चित्र खींचती हैं, एक एक सुझाव देती हैं, किंतु वो कभी निर्णय देने वाली स्थिति में नहीं पहुंच पाती। पर शायद एक यह बार, हमारी। जी हाँ, बोलिए। नहीं नहीं, मुझे आप ही आपसे सौरभ की हुई पर बातचीत याद आती, जहाँ आप सूक्तियों की बात करते हैं, तो हम पाठक हमेशा मदद चाह रहा होता है पढ़ते समय, कई बार ऐसा होता है, और हम कवि की अनुभूति को निर्णय की तरह देखने लगते हैं, और शायद मेरा सवाल वहीं से आता है। मगर जैसा कि आपने पिछले जवाब में भी कहा कि ये हम मतलब देखने वाले पर, पढ़ने वाले पर, उसकी व्यक्तिगत सीमाओं पर निर्भर करता है कि वो कविता को किस तरह देख ये रहा है। हमारे हमारे ये हमारे हम हमारे देखिए, कविताओं को लेकर के लेखक यानी कवि का जो दृष्टिकोण है वो अलग होता है और पाठक का दृष्टिकोण अलग होता है। जैसे नीम का पेड़ एक आपके बगीचे में उग गया है, उग करके बड़ा हो गया है, तो नीम का पेड़ कहीं से ये नहीं चाहता कि आप उसकी डंठल तोड़ के दातुन बनाएं। ये तो आपके ऊपर है कि आप जाते हैं, उसकी डंठल तोड़ते हैं, दातुन बनाने लगते हैं। यानी नीम का उपयोग आप ढूंढते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। नीम का उपयोग आप चाहते हैं। जी, नीम ये नहीं कहता कि आप मेरा ऐसे उपयोग करें। बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपसे। नीम की उसी लकड़ी को कुछ लोग कुल्हाड़ी में भी लगा लेते थे, और कुछ लोग उसको, जो पतली लकड़ियां हैं, उसको डंठल भी बना लेते थे। तो कविताएं लगभग इसी तरह होती हैं। एक ही कविता में आपको ये देखकर, आपको ये जान करके आश्चर्य होगा, जर्मनी में एक कवि की कविताएं थी, जैसे होल्डरलिन नाम का एक कवि था, जो बहुत बड़ा जर्मन पोएट था। उसकी कविताएं क्रांतिकारी लोग भी इस्तेमाल करते थे, और ठीक उन्हीं पंक्तियों को हिटलर भी इस्तेमाल करता था, और दोनों अपने अपने पक्ष में इस्तेमाल करते थे। तो ये कवि के बिल्कुल हाथ में नहीं होता, ये पाठक के बिल्कुल। ऊपर निर्भर करता है कि वो जी, उस अनुभूति को निर्णय मान रहा है या उस अनुभूति का एक सुझाव दे रहा है। शुक्रिया इस तरह से प्रकाश डालने के लिए कविता पर। इसी से जी हाँ। जुड़ा एक और सवाल था मेरे मन में, आपको पढ़ते समय आया था कि हाँ एक हाँ जगह वरिष्ठ कवि भगवत रावत जी के बारे में लिखते समय आप कवि के संकोच और उसके अधिकार की बात करते हैं। लिखते समय मैं हम्म। समझती हूँ कि आप भी इन स्थितियों से दो चार होते होंगे, तो हाँ हाँ इस हाँ। इन इनके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। कवि को विनम्र होना चाहिए, कवि को धैर्यवान होना चाहिए, कवि को संकोची होना चाहिए। अगर मतलब इस तरह के वाक्य हम लोग लिखते चले जाए तो पूरी एक किताब बन सकती है, क्योंकि ये सबसे आसान काम होता है। कवि को कैसा होना चाहिए ये कहना सबसे आसान काम होता है, और हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे समय इस आसान काम को पूरा करते हुए भी बिताते हैं। लेकिन उसके बाद भी कवि के पास एक खास किस्म का संकोच इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो शब्दों के साथ व्यवहार कर रहा है। आप एक बार धन धन की फिजूल खर्ची कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप एक शब्दों की फिजूल खर्ची करने की आदत में पड़ जाएंगे तो दरअसल आप अपनी रचनात्मकता के साथ सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। संकोच अनुभूतियों को लेकर के, संकोच शब्दों को लेकर के, संकोच उस विन्यास को लेकर के, और धैर्य चीजों के आपके पास आने तक के लिए। मैं तो कई बार उपहास में भी कहता हूँ, एक कवि के भीतर कितना सब्र होना चाहिए जितना खब्र में लेटे मुर्दे के भीतर होता है। वो इतना धैर्यवान होता है कि अपने आप कभी बाहर नहीं निकलता जब तक कि उसको इतिहास विवश न कर दे। तो वो विवशता जो है, उस विवशता तक पहुंचने का धैर्य कवि के भीतर होना चाहिए। चीजें तभी उसके पास आएंगी, धैर्य, सब्र और संकोच, इनको लेकर के आपके कुछ इस तरह का आपके सोच। सारे सवाल, आपके सारे जवाब गीत बहुत बहुत सघन है, बहुत गहरे हैं, और बहुत प्रभावित करने वाले हैं, सोचने पर मजबूर करने वाले हैं, और एक नई दिशा देने वाले हैं। शुक्रिया। मैं एक अगले सवाल की तरफ जा रही हूँ। मैंने आपकी एक कविता पढ़ी मूली शीर्षक से, मुझे बहुत सुंदर लगी, हाँ जहाँ आप कहते हैं, जिन्हें सबने तज दिया था कला की संभावनाओं से विरत मान,
ठीक हम्म, वहीं से उपजाई मैंने कला, अपना संगीत मैंने ऐसे बजाया। इस मूली से उपजे, या हम्म। कहूँ कि उपजाए हुए संगीत के बारे में हमें कुछ बताएं। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूँ कि आपके हाथ में कुछ बीज हैं और आपके सामने गीली मिट्टी है, एक मैदान है जिसमें मिट्टी गीली है। आप उस मैदान में बीज को बिखेर दीजिए। मिट्टी गीली है, बीज आप बिखेर चुके हैं, थोड़ी सी सूरज की रोशनी पड़ेगी, थोड़ी सी हवा चलेगी, थोड़ा सा बाद में और पानी वानी आप दे देंगे तो बीजों में से अंकुर खिल आएगा। यानी मिट्टी में से अंकुर खिलना एक प्राकृतिक किस्म की बात। लेकिन उसी बीज को आप फर्श पर फेंक दीजिए और तब उसमें से अंकुर निकालने के बारे में सोचिए। फर्श पर से अंकुर नहीं निकलता है, लेकिन प्रकृति में नहीं निकलता है, या प्रकृति में और सारी चीजों का आपको सहयोग करना देना पड़ सकता है उसमें। कला में ये संभव है। कला में जिन जगहों को बंजर माना जाता है, जिन जगहों को अनउर्वर माना जाता है, जिन जगहों को पथरीला फर्श जैसा माना जाता है कि यहाँ से कोई पौधा नहीं उग सकेगा, कला में उन जगहों से भी पौधे उगा देने के ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं और कला में ऐसा करना संभव है। तो मैं जब कहता हूं कि जिन जगहों को तज दिया गया था, जिन जगहों को छोड़ दिया गया था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ से भी कविता संभव है, मैं कुछ ऐसी गलियारों में जाता हूँ, कुछ ऐसी गलियों में जाकर के कविता संभव करता हूँ। अपना संगीत मैं इस तरह बजाने की कोशिश करता हूँ। ये एक किस्म का कहें कि कविता के भीतर कवि अपने बारे में कुछ एक, अपनी कला के बारे में, अपने प्रयासों के बारे में कुछ न कुछ बयान देता चलता है। ये उस तरह का एक बयान है जो आप रोशनी डाल सकें मेरे ऊपर, मतलब मेरे काम के ऊपर रोशनी थोड़ी बहुत पड़ सके, इस तरह की पंक्तियां हैं। अपना बिल्कुल, संगीत, बिल्कुल। मैं एक कलाकार को ये चुनौती हमेशा लेनी चाहिए कि सबसे बीहड़ जंगलों में जाकर, सबसे बियाबान जगहों में जाकर, सबसे बंजर जगहों में जाकर के रचना करनी चाहिए, रचनात्मक। बियाबान से रचना अपने आप में, मुझे लगता है कि सिर्फ कविता करने वाले को ही नहीं, किसी को भी उम्मीद देता है। हाँ, इसीलिए इसीलिए मैंने कहा कलाकारों को, हर किस्म के कलाकार को अपनी सीमाओं को पार करते हुए, अपनी सीमाओं को लांघते हुए अपने लिए उन क्षेत्रों की खोज करनी चाहिए जो इस तरह की हो और जहां पर वो एक चुनौती अपने लिए पा सके। बिल्कुल। जी। अ, एक और सवाल, वो भी मैं आपके लेखन से ही पूछ रही हूँ। जी अ, हाँ। अ, अगर समय और समकालीनता की बात करें तो मैंने आपको सुना कि आप कहते हैं कि समय कहीं से भी हो सकता है, वो तब से शुरू हो सकता है हमारा समय जब से मानव का इतिहास शुरू होता है और भविष्य तक जा सकता है। लेकिन समकालीनता एक दूसरी तरह की भी होती है कि हम जिन राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य में हैं और जिन राजनीतिक सामाजिक अनुभवों का सामना कर रहे हैं, उन अनुभवों का सामना शायद हमसे पहले आए लोगों ने और कवियों ने न किया हो, और शायद हमारे आने वाले समय में आने वाले कवि शायद न करें। तो आपने आपके द्वारा अनूदित ईमान मर्सल के लेखन में भी मैं इसका इसका उल्लेख पाती हूँ। वे अपने दौर के अरबी कवियों के काव्य में राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनों के कारण आते एक शैलीगत परिवर्तन की बात करती हैं, और इसमें हम एक सामूहिकता अनुभव करते हैं। वे अपने साथ साथ बहुत सारे कवियों की बात करती हैं कि उन सभी की शैलियों में इस तरह के परिवर्तन आए, क्योंकि उनके सामने समाज में कुछ इस तरह के परिवर्तन हो रहे थे। तो क्या आप हिंदी कवियों में इस तरह के परिवर्तन और सामूहिकता पर कुछ कहेंगे? देखिए, समकालीनता एक ऐसा प्रश्न है जिसे लेखक या कवि अपने लिए चुनता है। लोगों को लगता है कि आप जिस युग में पैदा हुए हैं वो समकालीनता आपको दे दी गई है। समकालीनता प्रदत्त नहीं होती, कोई आपको देता नहीं है। समकालीनता आप अपने लिए चुनते हैं।
आप किस समकाल में रह रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा कि किसी के लिए उसकी समकालीनता मई 2020 हो सकती है, किसी के लिए उसकी समकालीनता वर्ष 2020 हो सकता है, किसी के लिए उसकी समकालीनता 21वीं सदी के ये जो 20 बरस गुजरे हैं वो हो सकते हैं, तो किसी के लिए उसकी समकालीनता पूरी 20वीं और 21वीं सदी हो सकती है। ये आप अपने लिए चुनते हैं। जी। किसी के लिए उसकी समकालीनता पूरे 1000 साल हो सकते हैं, किसी के लिए पूरे 2000 साल हो सकते हैं। एक साधारण सा उदाहरण मैं दूं कि मई 2019 में समकालीनता को लेकर के आप अलग तरीके से सोचते थे, लेकिन जब मई 2020 में आपके सामने कोरोना और कोविड-19 आता है, तो 1940 के दशक में लिखी हुई प्लेग, अल्बेयर कामू की प्लेग इस तरह की समकालीन कृति हो जाती है। डैनियल डोफो आपके लिए समकालीन होने लगता है। लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा आपको समकालीन जैसा महसूस होने लगता है। बिल्कुल। इस तरह की तमाम रचनाएं जो हैं, तो ये समकालीनता आप एक कवि के रूप में आप अपने लिए चुनते हैं। राजनीतिक दबाव, सामाजिक सांस्कृतिक दबाव, ये आप अपने लिए चुनते हैं। समकालीनताएं कविता पर, कहानी पर दूसरी तरह से अतिरिक्त प्रभाव डालती हैं। मर्सल की ईमान की बात आपने की, ईमान ने भी इसकी तरफ इशारा किया है और अमूमन इसकी तरफ इशारा किया जाता है कि समकालीनताएं दरअसल शैली से संबंधित होती है। कथ्य से? शैली की समकालीनता, हाँ, कथ्य नहीं, से नहीं? तथ्य की समकालीनता रचनाओं पर बहुत ज्यादा असर नहीं डालती है। शैली की समकालीनताओं से तथ्य का विकास होता है। तथ्य की समकालीनता यानी अभी अभी जो है कोरोना संकट चल रहा है और आपने कोरोना पर 4 कविताएं लिख दी और मैंने भी कोरोना पे 4 कविताएं लिख दी, इस पूरे लॉकडाउन के संकट पे 4 कविताएं लिख दी और हम अपने भीतर सोचने लगे कि ये तो समकालीन रचना नहीं, ये समकालीन रचना नहीं है, ये विषय की आवृत्ति। आपने जिस विषय को छुआ है मैं भी उस विषय को छू रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको पढ़ते हुए कहीं न कहीं ये लगा कि आपने पूरी तरह से इसके साथ न्याय नहीं किया है। मुझे ये गुमान हो गया कि मैं शायद ज्यादा न्याय कर लूंगा, तो मैंने उस विषय को छू लिया। ये समकालीनता नहीं। समकालीनता दरअसल क्या होती है? समकालीनता जैसे जिस समय हमारे यहाँ बुद्ध सक्रिय थे, ईसा से 500 साल पहले, उस समय यूनान में डेमोक्रेटस थे। जी। तो जिस तरह की बात बुद्ध बोल रहे थे, डेमोक्रेटस ने बुद्ध को पढ़ा नहीं था, बुद्ध को जाना नहीं था, लेकिन डेमोक्रेटस भी लगभग वही अनात्म है। की, यानी देयर इज नो सेल्फ की बात डेमोक्रेटस भी कर रहे थे। तो ये समकालीनता है। ये जो है ये रियल समकालीनता है कि हम एक दूसरे को जाने बिना भी एक दूसरे के हृदय जैसी बात कह सकते हैं। ये तो विषय की समकालीनता है। लेकिन समकालीनता आधुनिक स्तर पर, आधुनिक साहित्य में हमें कैसे प्रभावित करती है? वो शैली के स्तर पर प्रभावित करती है। हम डिजाइन, अपनी रचनाओं की डिजाइन वैसी करना चाहते हैं जैसी समकालीन साहित्य के परिवेश में चल रही हैं। उससे एक आसानी ये होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा पाठकों से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि मैं आज छायावाद की शैली में कविता नहीं लिख सकता और नहीं लिखूंगा, क्योंकि छायावाद की शैली मेरी नजर में पुरानी पड़ चुकी शैली है। छायावाद मेरा समकालीन नहीं है। वो शैली मुझे समकालीन प्रश्नों को संबोधित करने में मदद भी नहीं करेगी। शैली की समकालीनता आपको तथ्य के नवीन प्रश्नों की तरफ लेकर के जाए, ये मुझे अक्सर महसूस होता है। तब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हाँ, हमारे मौजूदा राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य में जो कुछ घटित हो रहा है, मान लीजिए आज आप हाँ, कोरोना की ही बात करें या बहुत हम जिस तरह से देख रहे हैं कि पिछले लॉकडाउन के समय में हमारे समाज हाँ, का जो गैर बराबरी है, जो अ, संसाधनों का अन्यायपूर्ण बंटवारा है, वो बहुत खुलकर सामने आया है।
तो क्या इस तरह की चीज़ें जब आपके सामने घटित हो रही होती हैं, जैसे मर्सल बहुत सारी चीज़ों का ज़िक्र कर रही थी, उस तरह से अगर हम भी उस तरह से देखना चाहें चीज़ों को, तभी कवि की क्या यहाँ पर ज़िम्मेदारी है? कि कवि को ऐसे में क्या उन चीज़ों पर उन मतलब सामाजिक चीज़ें जो हो रही हैं, जो राजनीतिक चीज़ें हो रही हैं, उनके प्रति क्या दायित्व बनता है एक कवि का? कवि का दायित्व सामाजिक, राजनीतिक सभी चीजों के प्रति उसकी अपनी भूमिका के हिसाब से बनता है। पहली बात तो ये कि सामाजिक विषमता जो लॉकडाउन के इस काल में उजागर हो गई, वो कोई नई सामाजिक विषमता नहीं, बिल्कुल। वो पहले से थी, वो पहले से जी। बार बार उसकी तरफ ध्यान दिलाया जाता रहा है। लेकिन जिस तरह से वो इस समय उजागर हुई है, वैसी पिछले एक दो दशकों में उस तरह से उजागर नहीं हुई। लेकिन हमारे जी। ताजा इतिहास में ऐसे कई मौके आए जब ये विषमताएं इस लगभग इसी तरह से उजागर हुई थी। तो कोरोना काल को या कोरोना के इस संकट को, इसमें विषमताओं के खुल करके आ जाने को 20 साल पुरानी एक रचना में भी दिखाया गया। बस जी। सिर्फ ये अंतर है कि उसमें लॉकडाउन का उल्लेख नहीं, यानी विषमताएं वही हैं, लॉकडाउन का उल्लेख नहीं। मैंने कहा ना कि हम ना सामयिकता को समकालीनता मानने की गलती। एक होती है सामयिकता और एक होती है समकालीनता। समकालीनता एक जी। जी। विशाल, एक बड़ा टर्म है। विषमता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारणों से पैदा हुई विषमताएं, ये एक समकालीन प्रश्न है जो पूरी 20वीं सदी, 19वीं सदी के अंत से फैली हुई है। हम इस समकालीन प्रश्न को सामयिक प्रश्न की तरह प्रस्तुत करना चाहते हैं। कवि की जिम्मेदारी इस पूरे परिदृश्य में राजनीतिक और सामाजिक से भी आगे बढ़कर मनुष्यता के पैमाने पर पहुंच जाती है, क्योंकि राजनीतियां बड़ी परिवर्तनशील होती हैं। 20वीं सदी के अधिकांश वर्षों में जिस तरह की राजनीति की गई, वो राजनीति बाद में परिवर्तित हो गई। राजनीति से यदि किसी का आशय राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक पार्टियों से है, तब तो ये और भी परिवर्तनशील है। अच्छा साहित्य, अच्छी कविता मेरी अपनी निजी सोच के अनुसार, अच्छा साहित्य और अच्छी कविता राजनीतिक विचारधाराओं की बजाय मनुष्यता के प्रकाश में बिल्कुल। संकटों को देखने से तैयार होती है। मनुष्यता और अंततः सत्यान्वेषण, जिसको हमारे यहाँ ना सत्य का अन्वेषण कहा जाता है। कवि को, मुझे ऐसा लगता है कि कवि को यहाँ या वहां होने की बजाय अपनी पोजीशनिंग सत्य के धरातल पर करनी चाहिए। सत्यान्वेषी होना उसके लिए कहीं ज्यादा जरूरी है। और बिल्कुल। यदि वो सत्य जो है, और चूंकि जब आप सत्यान्वेषी होंगे तो निश्चय ही आप मनुष्यता के पक्ष में खड़े होंगे। सत्य कभी मनुष्यता के विपक्ष में खड़ा हो ही नहीं सकता। जब सूरज बिल्कुल। पश्चिम से नहीं निकलता, उस तरह सत्य मनुष्यता के विपक्ष में नहीं खड़ा होता। तो सत्य के पक्ष में खड़ा होना मनुष्यता के पक्ष में खड़ा होना है, और मनुष्यता के पक्ष में खड़ा होना सत्य के पक्ष में खड़ा होना है। कई बार राजनीति आपको सत्य के विपक्ष में खड़ा कर, कई बार। तो इसलिए राजनीति को लेकर के मैं बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं होता हूँ। जैसे एक बहुत साधारण सा उदाहरण मैं आपको दूं, 1940-50 के दशक में भारत में प्रगतिशील आंदोलन अपने जोरों पर था। जी। हमारे यहाँ साहित्यकार प्रगतिशील विचारधाराओं से लेखन। प्रभावित लेखन कर रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह के हालात थे राजनीतिक, उसमें आप प्रगतिशील हुए बिना मानवीय हो ही नहीं सकते हैं। आप प्रगतिशील हुए बिना मनुष्यता के पक्ष में जा ही नहीं सकते, मनुष्यता के पक्ष में खड़े ही नहीं हो सकते। बिल्कुल ये हमारे यहाँ की राजनीतिक स्थिति पहले भी थी, लगभग अभी भी है। लेकिन ईस्टर्न यूरोप को देखिए, उन्हीं वर्षों में
भारत में जिन वामपंथी मूल्यों की बड़ाई की जा रही थी, ईस्टर्न यूरोप के लेखक उन्हीं वर्षों में उन वामपंथी चीजों से परेशान थे। तो राजनीति ने वहां पर सत्य को परिवर्तित कर दिया। तो भारत का वामपंथी लेखक ईस्टर्न यूरोप में जाकर के वामपंथी लेखन करता तो दरअसल वो अत्याचारी शक्तियों के साथ खड़ा हुआ होता। बिल्कुल। तो राजनीति कहीं पर अत्याचारी भी होती है, लेकिन जब आप कविता में खड़े हैं तो अपनी पक्षधरता सत्य और मनुष्यता के प्रति रखेंगे, अत्याचार के प्रति नहीं रखेंगे। ये मैं अपने आप को बार बार समझाने की कोशिश करता गीत, आपसे एक अंतिम सवाल, फिर मैं चाहूंगी कि आप अपनी कुछ पसंदीदा कविताएं हूँ। हमारे जी हाँ। दर्शकों को सुनाएं। अंतिम सवाल यही है कि हम हम मानव स्वभाव को, मानव संसार को, या उससे परे जो कुछ भी है, उसे समझने और उसे अभिव्यक्त करने का प्रयास करते रहते हैं। खास तौर से आप एक कवि ऐसा करता प्रदीपिका है। प्रदीपिका प्रदीपिका आपकी आवाज कटी, इस सवाल को दोबारा कहेंगी? जरूर, जरूर। जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, गीत? हाँ, बिल्कुल पहुंच गई, आप कहें। हाँ, मैं सवाल ये है कि हम मानव को, मानव स्वभाव को और उसके संसार को, या उससे परे जो कुछ भी है, उसे समझने की कोशिश करते रहते हैं और उस समझ को अभिव्यक्त करने की कोशिश करते रहते हैं। खासतौर से एक जी कलाकार का पूरा संघर्ष यही होता है। तो ये संघर्ष मुझे लगता है कि हमें कई बार विरक्ति और कई बार व्याकुलता की ओर धकेलता है। तो इस जी। विरक्ति और व्याकुलता का सामना कैसे किया जाए? आप कैसे करते हैं? बिना विरक्ति की रचनात्मकता हो ही नहीं सकती, मुझे तो ये नहीं। जब तक विराग न हो तब तक राग की उत्पत्ति नहीं होती है। मुक्तिबोध की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, जी। साहित्य में रहना है तो साहित्य से संन्यास ले लो। साहित्य रचने के लिए साहित्य से संन्यास लेना बहुत जरूरी है, और इस बात को मुक्तिबोध कहते हैं, और इस बात को पुराने सारे फिलोसफर्स भी कहते हैं। इस बात को बोरहेस भी कहता है, इस बात को अद्वैत वेदांत के आचार्य, पुराने प्राचीन आचार्य भी कहते हैं कि अनुपस्थित होकर के ही तुम उपस्थित के बारे में जान सकते हो। तुम अगर इस कमरे में हो, इस कमरे में 10 लोग बैठे हुए हैं, तो 10 लोगों का अच्छा चित्र खींचने के लिए तुम्हें इस कमरे से अनुपस्थित होना होगा। सुंदर। एक ऐसा लबादा ओढ़ करके बैठना होगा कि बाकी 10 लोग तुमको ना देखें, 10 लोग ये ना जाने कि तुम उनके जीवन के बारे में 4 बातें लिख रहे हो। तुम उन्हें कॉन्शियस मत करो, तुम अपने आप को कॉन्शियस रखो, अदृश्य होकर के, अनुपस्थित होकर के, विराग में जाकर के, तब तुम उनको बेहतर तरीके से समझ पाओगे। कैमरा एक अच्छा फोटो, अब तो खैर सेल्फी और टाइमर का भी जमाना है, लेकिन आप इस बात से देखिए कि फोटोग्राफी एक ऐसी कला है जिसमें फोटोग्राफर हमेशा दृश्य से बाहर रहता है। ये क्या है? एक किस्म का विराग है। ये दृश्य से अनुपस्थित रहने की सोची समझी मंशा है, क्योंकि अनुपस्थिति से ही आप उपस्थिति के कई सारे आयामों को खोल जान सकते। सकते हैं, खोल सकते हैं, जान सकते हैं, या उसे चित्रित कर सकते हैं। आपको ना मैंने पहले भी इशारे में वो बात कही थी और अब रिपीट कर दूं मैं उसको, कि सारा लिटरेचर, सारी कलाएं दरअसल क्वेस्ट ऑफ सेल्फ है। और सेल्फ को आप कैसे जानते हो? सेल्फ को जानने के शास्त्रीय तरीके यह है कि भाई चलो, आप चलो ध्यान में बैठ जाओ, आंख बंद करो, अपने भीतर जाओ, और भीतर जाओ, और भीतर जाओ। पता नहीं ये सब चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है जो कलाओं में, जो साहित्य में बहुत काम आता है, वो है अधर को जानो, परात्म को जानो, दूसरे को जानो। दूसरे को जानते समय खुद को अनुपस्थित रखो, दूसरे को जानते समय खुद को न्यूनतम रखो, तब आप, यानी यही विराग है, यही एक किस्म का विराग है। बहुत बार मुझे महसूस हुआ है ये, और मैंने तो अपने लिए एक यही तरीका, अब इसे आप जो भी माने,
मेरी अज्ञानता माने या मेरा शॉर्टकट माने या अपने लिए बनाई गई एक सुविधा सुविधा के हिसाब से बनाई गई एक ऐसी गली माने, लेकिन मैं अपने लिए लगभग यही बात मानता हूँ कि विरक्त होना है, अनुपस्थित होना है, दृश्य से गायब रहना है, तब दृश्य को पकड़ पाओ। तुम अगर खुद कप बन जाओगे, तुम अगर खुद गिलास बन जाओगे, तो तुम गिलास को कभी नहीं पकड़ पाओगे। गिलास को पकड़ने के लिए तुम्हें हाथ बनना पड़ेगा। बहुत सुंदर गिलास गीत। बनने से मैं गिलास बन विरक्त हो जाओ। मैं बहुत फूल आभारी को हूँ कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और आपसे ये सब सवाल पूछ पा रही हूँ। अ, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे पास मुझे भी बहुत अच्छा कम समय बचा है गीत। प्लीज हमें एक अपनी कविता, एक रचना पढ़कर सुनाएं। लगा। मैं आपको अपनी एक कविता सुनाऊं? कौन सी कविता सुनेंगी? जो भी क्या आप आप सुनाना तय चाहें। कर रखा है? ये छोटी सी कविता है, जो पहली की कविता है खुशियों के गुप्तचर की। जी 12 पंक्तियों की कविता है, उतना समय है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। चार वचन। कविता का फॉर्म ऐसा है कि चार चार पंक्तियां लिखी गई हैं और जी 3 हिस्से हैं। तो जी चार चार पंक्तियों के 3 हिस्से, चार यस। वचन। खिलाई गई रोटी व दिए गए चुंबन कभी गिने नहीं जाते। पोंछे गए आंसू और चुराई गई नसीहतें बताई नहीं जाती। भीगी हुई आत्मा को धूप में टांग के सुखाया नहीं जाता। जिया हुआ प्रेम और सुना गया संगीत लौट के जरूर आते हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं आपकी। इसका दूसरा हिस्सा है। कुछ वादे कभी पूरे नहीं होंगे, ये जान के भी कर दिए जाते हैं। कुछ पतों का कोई ठिकाना नहीं होता, फिर भी उन्हें खोजा जाता है। जैसे पहाड़ी के पीछे मोहब्बत की नदी है और नींद के पीछे सपनों का झरना है। बहुत सुंदर। इसका तीसरा हिस्सा। तुम बहेलियों के बुतों पे फूल मत चढ़ाया करो। तुम बहेलियों के बुतों पे फूल मत मत चढ़ाया चढ़ाया करो। कर। इससे चिड़ियों के पंख में दर्द बढ़ता है। माना कि समय बहरा है, किसी की नहीं सुनता, लेकिन वो अंधा नहीं है, देखता सबको है। बहुत सुंदर। तीनों हिस्से हो गए प्रतीक का। बहुत शुक्रिया आपका। गीत एक और प्लीज, एक और कविता हमें सुनाए चलने से पहले। जाने से पहले एक और कविता, तो मैं आपको एक पुरानी कविता सुनाता हूँ। सन प्लीज। 2006 की कविता है वो, और इसका शीर्षक है असंबद्ध। आपके शायद बातचीत में अभी जिक्र जिक्र भी है। किया था। जी जी। युवराज कितनी हमसे ही युवराज पीड़ा हमसे कुछ पूछ रहे हैं। आप प्लीज अपना प्रश्न हमें बताएं, हम गीत से पूछेंगे, तब तक हम कविता सुनते हैं गीत की। कितनी ही पीड़ाएं हैं जिनके लिए कोई ध्वनि नहीं। ऐसी भी होती है स्थिरता जो हूबहू किसी दृश्य में बंधती है। ओस से निकलती है सुबह, मन को गीला करने की जिम्मेदारी उस पे है। शाम झांकती है बारिश से, बचे खुचे को भिगो जाती है। धूप धीरे धीरे जमा होती है कमीज और पीठ के बीच की जगह में, रह रह के झुलसाती है। माथा चूमना किसी की आत्मा चूम आत्मा लेती। चूमने जैसा। कौन देख पाता है आत्मा के गालों को सुर्ख होते। दुख के लिए हमेशा तर्क तलाशना एक खराब किस्म की कठोरता है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया गीत। अभी हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं आपसे पूछने के लिए। मेरी और पूरे दालान परिवार की आपसे विनती रहेगी कि आप एक बार फिर हमारे साथ जुड़े, हमसे जरूर बातचीत करें। आ, मतलब इसको कट करके दोबारा जोड़ना है? अगर आप चाहें तो हम तो मैं अभी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं, मैं दोबारा फिर समझा से नहीं आप। हाँ हाँ, नहीं दोबारा नहीं। फिर से कभी करेंगे। हाँ, बहुत सारी बातें हैं जो आपसे पूछनी है, आपकी जरूर किताबों जरूर, के हाँ हाँ, बारे में दोबारा। बात करनी है। सिद्धार्थ एक सुझाव चाहते हैं एस्पायरिंग पोइट्स के लिए, प्लीज चलते चलते हमें बता दें। सुझाव एक बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल है। खूब पढ़िए,
बिना पढ़े मैं जितना देखता हूँ नए लोग, नए कवियों के साथ, नौजवानों के साथ मेरा बहुत राब्ता रहता है, और मैं ये पाता हूँ कि लोगों के भीतर एक खास किस्म की जल्दबाजी है, बिना पढ़े, बिना अपनी रचनाओं को समय दिए वो सब कुछ पा लेना चाहते हैं। मत कीजिए ऐसा, खूब पढ़िए, दुनिया का तमाम साहित्य पढ़िए, मत लिखिए, लिखना कोई जरूरी नहीं, बिना लिखे आप जिंदा रह सकते हो तो छोड़ दीजिए लिखना, पढ़िए। जिस समय आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब ये बात लिखे बिना मेरा काम नहीं चलेगा, तभी आप लिखिए। तब आप पाएंगे कि आप कम लिख करके भी बेहतर लिख रहे हैं। बिल्कुल। अपने भीतर के अपने भीतर के रचनाकार को उसी तरह से जिंदा रखिए जैसे आप अपनी बालकनी में पौधे को जिंदा रखते हो। तुरंत आप फूल की उम्मीद नहीं करते हो, आप उसको पानी देते हो, आप उसको धूप देते हो। तो यदि तुम रचनाकार हो तो तुम्हारे लिए धूप और पानी क्या है? पढ़ाई है, किताबों की पढ़ाई, जिंदगी की पढ़ाई, अपने आस पास के परिवेश की पढ़ाई। इन सब चीजों में मुब्तला रहिए, खूब पढ़िए और थोड़ा सा लिखिए। शुक्रिया गीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने आप के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया, पूरे दालान परिवार का शुक्रिया, सिद्धार्थ टीकू आपका शुक्रिया, नेहा जी आपका शुक्रिया, प्रतीतिका, आप सभी लोगों को शुक्रिया। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। आप लोग बहुत प्यारे लोग हैं। आप अपने इस काम में, इस मिशन में लगे रहिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप बहुत आभार सभी। गीत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं अलविदा कहूंगी आप सभी को।